हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग मज़े में? ओके। मैं भी यहाँ मज़ा में ही हूँ। घर से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था? रिलेशन के बारे में सीखा था। रिलेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। फिर मैंने बोला था कि आज फंक्शन बताऊंगा। तो आज फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारा वीडियो बिल्कुल ही फ्री है। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं इसके लिए देना है आप लोगों के लिए। मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही है यूट्यूब पे एकदम। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले फंक्शन शुरू करें। मैं चाहता हूँ कि रिलेशन को थोड़ा समराइज कर लिया जाए। तो रिलेशन हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ए बी, उन दोनों का कार्टेशियन अगर प्रोडक्ट लेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हम लोग का रिलेशन जो बनेगा उन्हीं के सबसेट से बनेगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन दिया जा सकता है सेट ए और बी में, उसके एलिमेंट्स में कोई भी रिलेशन दिया जा सकता है। मैंने बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाला एग्जांपल लेके। इसके बाद मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स रहेंगे सेट ए में उसको हम लोग प्री इमेजेस बोलते हैं, और जो सेट बी में रहते हैं एलिमेंट्स उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। प्री इमेज को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। जितने सारे एलिमेंट्स रहते हैं प्री इमेज में उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो बी में जितने सारे एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और उसी में कुछ पर्टिकुलर कुछ छाट के आएंगे तो रेंज हो जाएंगे बी के ही एलिमेंट्स। तो इतनी बात की थी हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या हो सकते हैं, जिसमें मैंने मेनली 3 इंपॉर्टेंट बताए थे जो आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट डिफिनेशन से आते हैं। जेई में भी हर साल पक्का रहता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक से हर साल एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जेई मेंस में। तो मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे कि हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेशन रखे खुद। जैसे ए और ए 1 1, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3, मतलब ये तीनों एलिमेंट उसमें रहेंगे। इसके बाद और भी कुछ रह सकता है। अगर तीनों एलिमेंट हैं तो हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सॉरी हाँ रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम लोगों ने सिमेट्रिक बोला था कि अगर एक्स वाई है तो उस सबसेट में वाई एक्स भी रहना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिटिव देखा था। ट्रांजिटिव को मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ जैसा है। जैसे मैंने जीरोथ लॉ बताया था कि अगर ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही बोलता है ट्रांजिटिव रिलेशन भी, यही बोलता है कि अगर हमारे रिलेशन में ए बी है और बी सी है तो ए सी भी रहेगा, तो हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग फंक्शन पे। फंक्शन किसको बोलते हैं? तो फंक्शन कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन रहेंगे उसी को फंक्शन बोलेंगे। तो चलिए फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस के लिए जेईई मेंस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फंक्शंस किसको बोलेंगे। और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if, देखिए इसकी क्या कंडीशन है, a belongs to b, a belongs to a, b belongs to b
फॉर एवरी ए, इसको ऐसे लिख दिया जाए यहाँ पे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज सम बी विच बिलोंग्स टू बी। मतलब हर एक ए के लिए जो ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। हर एक ए के लिए हम लोगों को सेट बी में कुछ ऐसा बी मिलेगा, अगर बी मिला तभी हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन है, अगर नहीं मिला तो हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब कि हर एक एलिमेंट किसका, सेट ए का हर एक एलिमेंट के लिए एक हम लोगों को बी मिलना चाहिए, एक इमेज मिलना चाहिए सेट बी में, ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो फंक्शन है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए ये बी बिलोंग्स टू फंक्शन है और एंड ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन, इसका अगर और ये फंक्शन है, अगर ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन है सेम फंक्शन और ए सी बिलोंग टू सेम फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा कि बी इज इक्वल टू सी हरदम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है इसको एग्जांपल के थ्रू एक समझ लेंगे, वही 1 2 वाला एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या है बाबू, बी है। अब देखिए इसमें 1 2 3 डाल दीजिए, 4 5 6। अब मैंने क्या बोला था कि हर एक एलिमेंट के लिए एक इसमें बी रहेगा, हर एक एलिमेंट के लिए एक इसमें यूनिक बी रहेगा, यूनिक बी, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक बी रहेगा इसमें। तो देखिए मैंने यही लिखा है कि मान लीजिए इसके लिए ये बी मिला, इसके लिए ये मिला, इसके लिए ये मिला, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। अब देखिए मान लीजिए ये ऐसा ना हो कि ऐसा रहता 1 2 3 ये 4 5 6, अब इसके लिए भी ये है 5 और 1 के लिए 6 भी है, दो एलिमेंट आ गए, एक के करस्पॉन्डिंग दो बी मिल गए, तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो बी मिल गए तो फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें मान लीजिए अलग से देख लीजिए 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है बाबू। तो इसके करस्पॉन्डिंग 5 मिल गया और 3 के करस्पॉन्डिंग भी 5 मिल गया, मतलब y यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें दो एलिमेंट में सेम y नहीं आना चाहिए, इसमें अलग डिफरेंट एलिमेंट पे सेम y आ सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट पे दो y आएगा। ये अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये, इसको बोलेंगे एक फंक्शन है, ऐसा रहेगा तो बोलेंगे फंक्शन है। अगर ऐसा एक ही एलिमेंट पे दो y मिल गए तो फंक्शन नहीं है। एक y के लिए दो x मिल गए, ये मान लीजिए y है, ये x है, एक y के लिए दो x मिल गए तो सही है, फंक्शन रहेगा। लेकिन एक x के लिए दो y मिल गए ऐसा रहेगा तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, समझे। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर y एक रहेगा दूसरे करस्पॉन्डिंग दो x मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कहलाएगा। लेकिन x एक रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग y दो मिल गए तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है। तो चलिए ये बातें हो गई, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब आता हूं मैं कि इसके बाद ये फंक्शन हो गया। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। हर एक x के करस्पॉन्डिंग फॉर एवरी x, हर एक x के लिए आपको मिलना चाहिए y, ठीक है, तभी होगा फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आते हैं हम लोग। वन फंक्शन और इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बाबू। इसको देख लीजिए ये क्या होता है। तो देखिए हर एक x करस्पॉन्डिंग एक यूनिक y मिलेगा तो वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सेट x है, सेट y है, 1 2 3 4 5 6,
इसके करस्पॉन्डिंग ये मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिल गया। तो इस टाइप के फंक्शन को कहेंगे कि वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए वन वन फंक्शन में कोई फंक्शन मान लीजिए fx1 बराबर fx2 दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो fx है वो वन वन फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए हर एक x के लिए एक y मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 बराबर y x2 होगा, ऐसा होगा तभी मिलेगा वन वन फंक्शन, नहीं तो नहीं होगा, ये फंक्शन ही वन वन नहीं रहेगा। अगर ऐसा दिया हुआ है और बोल दिया कि fx फंक्शन है तो हम लोग लिखेंगे कि x1 बराबर x2 होगा, ये होगा ही होगा। और एक और नियम है वन वन फंक्शन पहचानने का, जैसे मान लीजिए ये x हो गया, ये इसको बोलेंगे हम लोग डोमेन, मैंने अभी बताया था, ये y रेंज। ठीक है, y रेंज है। तो देखिए फंक्शन मान लीजिए fx दिया हुआ है, हम लोग को चेक करना है कि ये वन वन है कि नहीं, वन वन है कि नहीं या इंजेक्टिव है कि नहीं, दोनों बस नाम अलग अलग है, प्रॉपर्टीज वही है, बस क्वेश्चन में दे देगा वन वन फंक्शन भी या इंजेक्टिव फंक्शन दे सकता है, दोनों एक ही चीज है। तो fx को चेक करना है कि वन वन है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो इसका क्या कीजिए, टेक डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव और उसके डोमेन में देख लीजिए, और जब मान लीजिए प्राइम एक्स निकाल लीजिए, अब डोमेन ये सब दिया हुआ है, अब डोमेन आप इस पे रख के देख लीजिए, अगर सेम साइन आया, हर एक डोमेन के लिए सेम साइन आया, मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है तो सारा डोमेन के लिए पॉजिटिव ही आएगा, और निगेटिव आ रहा है तो सारा डोमेन के लिए निगेटिव ही आएगा, ऑल डोमेन। समझ रहे हैं कि अगर एक प्राइम एक्स सारा डोमेन के लिए, सारा डोमेन लिख दिया आप लोग, देख लिए कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे कि हाँ वन वन फंक्शन है सारे डोमेन के लिए, अगर एक भी डोमेन में निगेटिव हो गया तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, और अगर सारे डोमेन में निगेटिव आ रहा है तो भी हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन वन वन है। ठीक है, तो अगर एक भी पॉजिटिव आ गया तो हम लोग वन वन नहीं बोलेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बेटर है चेक करने का तरीका, क्वेश्चन में दे देगा कि चेक कीजिए कि वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ऑन टू फंक्शन में आते हैं, इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन में बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जैसे वन वन को इंजेक्टिव बोलते थे, इसको सब्जेक्टिव बोलेंगे। तो इसको पहचानने का क्या नियम होता है हम लोगों के लिए, तो इसको पहचानने का नियम होता है इफ एवरी एलिमेंट of y has some image in x, then function is on to। ठीक है, हर एक एलिमेंट y का, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग रहेगा x प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट रहेंगे, एक भी y खाली नहीं रहेगा। पिछले वाले के लिए इस केस में y खाली रह सकता था, जो मैंने इंजेक्टिव फंक्शन बताया था
वन वन फंक्शन, उस वाले में मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे था 1 2 3, तो इस वाले केस में खाली जा सकता था। वन वन के केस में कोई एक वाई नहीं मिल सकता था, लेकिन इसमें जितने वाई हैं, जितने वाई रहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्स रहेगा इसमें, समझे? उसके करस्पॉन्डिंग जितने वाई है उसके सारे के करस्पॉन्डिंग एक्स इसमें रहना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है और सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बाबू, तो ये बातें हो गई। अब देखिए, अब एक आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। जेईई मेंस के क्वेश्चन में आ जाता है चेक करने के लिए कि कौन सा वन वन फंक्शन है, कौन सा ऑन टू फंक्शन है, और ऑप्शंस में मैंने देखा है कि बाइजेक्टिव भी दिया हुआ है, तो उसको भी देख लिया जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, अगर दोनों फंक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए ये यहाँ मैंने लिखा है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। देखिए सबके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली बाइजेक्टिव फंक्शन ही लिख दिया है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड on to, then it is bijective। ठीक है, अगर वन वन और ऑन टू दोनों हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। मैंने एग्जांपल ये बाइजेक्टिव फंक्शन का ये देखिए, सारे एलिमेंट के लिए y है, यूनिक y है, और इसमें सारे y के लिए x है। ठीक है, ऑन टू का ये डिफिनेशन है कि जितने y है उसके करस्पॉन्डिंग x मिलना चाहिए हम लोगों को, तो ऑन टू बोलेंगे। और वन वन के करस्पॉन्डिंग जितने x है उसके करस्पॉन्डिंग y मिलना चाहिए हम लोगों को, यूनिक y मिलना चाहिए, तो वो आपको हो जाएगा वन वन फंक्शन। तो ये बातें हो गई। अब देखिए इसके बाद आता है हम लोगों का कंपोजिट फंक्शन। ये सब पे मैं सवाल कराऊंगा, पहले मैं सोचा कि थ्योरी कंप्लीट कर लिया जाए, ये अगला सेशन में सवाल ही केवल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन किसको कहेंगे बाबू? जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है a से b, और एक कोई फंक्शन है g c से d, हम लोग का इसका कंपोजिट फंक्शन बनाना है, इसका कंपोजिट फंक्शन बनाना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल फंक्शन को f ऑफ x लिखते हैं, अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन बनाना है, मतलब देखिए क्या लिखेंगे, f ऑफ हम लोग x नहीं बनाएंगे, f ऑफ gx बनाएंगे। ठीक है, f ऑफ gx बनाएंगे, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ gx। तो ये इसी टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे x क्या होगा, x बिलोंग्स टू ये c, ठीक है, और gx बिलोंग्स टू क्या होगा, gx बिलोंग्स टू ये होगा, क्योंकि ये देखिए gx जो है वो a के डोमेन, मतलब f के डोमेन में आना चाहिए, तो gx बिलोंग्स टू a होगा। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग, तो इसी टाइप ये मैंने बता दिया अभी, क्योंकि जब सवाल करने लगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन किसको बोलते हैं? ऊपर ही लिख लिया जाए। इन्वर्टिबल
देखिए जैसे एफ जो है ए से भी कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए फंक्शन होगा, समझे। एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए फंक्शन होगा, बी से ए फंक्शन होगा। तो इस पे देखिए, इस पे कंपोजिट फंक्शन बन के भी सवाल आते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को इसका कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना रहेगा। जैसे कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना रहेगा तो बस यही कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस एग्जांपल में सारा कल कराऊंगा। तो इसका बस ये जान लीजिए कि कोई फंक्शन रहेगा जैसे y इज इक्वल टू कुछ x² प्लस 2x प्लस 3 समथिंग रहेगा, ठीक है। और अब इसका इनवर्स निकालना रहेगा तो उल्टा सॉल्व करेंगे। y बराबर दिया हुआ है, मतलब x के फॉर्म में, तो x बराबर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x को y के टर्म्स में निकालेंगे। तो उसको हम लोग वैसे ही इनवर्स निकालते हैं, उसी टाइप के फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन कहेंगे। ऐसा मैंने लिखा। तो इसका जो f का डोमेन है, मैंने अभी तो लिख ही दिया कि डोमेन ऑफ f रेंज ऑफ एफ इनवर्स रहेगा और रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोगों का आता है पीरियोडिक फंक्शन। यहीं पे देख लीजिए, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे। देखिए वैसा फंक्शन जो अपना वैल्यू रिपीट करे कुछ इंटरवल के बाद, कुछ डोमेन में इंटरवल देंगे और उस इंटरवल के बाद अपना वो फंक्शन वैल्यू रिपीट करने लगे, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सम टी हो जाएगा। टी इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करने लगेगा, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, जहाँ टी टाइम पीरियड कहलाता है। इस पीरियड के बाद वो फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन की वैल्यू 10 है और डोमेन में दो इंटरवल के बाद वो रिपीट बार बार 10 वैल्यू आ रहा है। जैसे इसमें भी सवाल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन की वैल्यू 10 है, 10 वैल्यू आ रही है और 2 मान लीजिए एक्स में इंक्रीमेंट कर दिए, बढ़ा दिए तो फिर 10 हो गया, और 2 घटा दिए तो फिर 10 हो गया। और उन दोनों के बीच में वो फंक्शन की वैल्यू घट बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही 2 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, वो वैल्यू यही आ जा रहा है। तो वही 2 जो होगा वो फंक्शन, वो उस फंक्शन का टाइम पीरियड होगा। यही कहना चाह रहे हैं हम। अब जैसे देख लीजिए हम लोग का फंक्शन कंपोजिशन से भी बनता है। जैसे दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी तो फंक्शन बन जाता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो इन दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, तो इन दोनों का टाइम पीरियड सिंपली इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसका टाइम पीरियड t1 है और इसका टाइम पीरियड t2 है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम ऑफ t1 t2 gives the time period of this function. Period of fx plus minus gx। अच्छा मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो होगा वो a बाई बी फॉर्म का होगा, c बाई डी फॉर्म का होगा। ये एफ एक्स ए बाई बी फॉर्म का होगा और जी एक्स सी बाई डी फॉर्म का होगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग,
तो इसका सिंपली सा हम लोग लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ एसी बाई एचसीएफ ऑफ बीडी, इसका यही हो जाएगा। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहें, दो फंक्शंस हैं एज इस टाइप का ये दिया हुआ है बाई बी फॉर्म और सी बाई डी फॉर्म, दोनों का एलसीएम निकालना चाहें, ये बेसिकली मान लीजिए T1 है और ये T2 है, तो इसका एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो ये सब मैंने बता दी। अब अगला टर्न पे हम लोग इस पे सवाल लगाएंगे। ये देखिए, ये A बाई बी सी बाई डी, और मान लीजिए कुछ होगा और भी कुछ कर लीजिए, एक्स बाई वाई भी कर लीजिए, तीनों और एक फंक्शन डाल दीजिए, उसका टाइम पीरियड एक्स बाई वाई है, तो यहाँ पे बस एक्स ऐड कर लीजिए, यहाँ पे वाई ऐड कर लीजिए, मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का बाई एलसीएम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का, तो उसका ये रैशनल फंक्शन का एलसीएम आ जाता है। ये रैशनल ही फंक्शन है ना, तो इसका एलसीएम आ जाता है। अब देखिए, अब इस पे बहुत सारे सवाल करने हैं हम लोगों को, 1 फंक्शन पहचानना है, 1 2 फंक्शन पहचानना है। सवाल में दिए रहते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा फंक्शन 1 2 है, कौन सा दोनों है जिसको बाइजेक्टिव कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन का सवाल रहेगा, इनवर्स फंक्शन का सवाल रहता है कि कोई फंक्शन दिया रहता है, बोला जाता है कि इनवर्स फंक्शन निकालिए, तो इस पे हम लोग सवाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।